हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है। और इस पैंडमिक सिचुएशन में मुझे लगता है कि सारे बच्चे थोड़े स्ट्रेस्ड होंगे, लेकिन ये जो अभी का टाइम है, इस टाइम में अपने अपने स्ट्रेस को कैसे फ्री कर सकते हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना जो वर्क है उसमें आप हमेशा बिजी रहें, मतलब अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, यही एक तरीका है जिससे अपने माइंड को आप स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं और अपने पूरी जो डेडिकेशन है, जो आपकी डेडिकेशन है पढ़ाई के लिए, पूरा कंटिन्यू रखें। बिकॉज ये जो आपको टाइम मिला है, ये टाइम हमेशा नहीं मिलता है इस टाइप का। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टाइम है और इस टाइम में आपकी पढ़ाई के लिए हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा टाइम है कि आप पूरे तरीके से कम्प्लीटली जो है आइसोलेट है और आप अपने 100% एफिशिएंसी के साथ अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अभी के समय। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि हमने लास्ट के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में जो यूनिट नंबर 1 का था, जो कि इसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसमें हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था और उसमें काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर्ड किया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम क्या होते हैं, सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन एंड टी सेक्शन, उन सारों में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था। उसके अलावा हम लोगों ने एजम्पशंस को देखा था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के क्या डिफरेंट एजम्पशंस हैं। इसके अलावा हम लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, उस चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके अलावा परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील, आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड और इक्विवेलेंट सेक्शंस, ये भी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम लोग किसी भी हेट्रोजेनियस सेक्शन को होमोजेनियस सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट इन आरसीसी। ओके, एंड मॉडुलर रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको भी हम लोगों ने देखा था। एंड आफ्टर दैट डिफरेंट कोडल प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड 56/2000 एंड ऑल दैट। ओके, सो अभी ये लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 1, जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। इसके जस्ट बाद में हम लोग एक और लेक्चर कवर करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। ओके, तो चलिए, अभी का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। ये क्या है? बीम का क्रॉस सेक्शन है, जिसका जो टोटल डेप्थ है वो कैपिटल डी है। ये बीम का टोटल डेप्थ क्या है? कैपिटल डी है। जब मैं भी बात कर रहा हूँ, हमेशा हम क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की नहीं। मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कट करके मैंने दिखाया था कि किस तरीके से क्रॉस सेक्शन होता है, और क्रॉस सेक्शन वाले पार्ट में हमें उसका डायमेंशन दिखता है और स्केल दिखता है ना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि मान लो ये बीम है और बीम को अगर आपने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन से कट किया, तो क्रॉस सेक्शन से कट करने के बाद अगर एक्स एक्सिस से कट करते हैं तो इसमें क्या दिखेगा? एक यही पार्ट वाला क्रॉस सेक्शन दिखेगा, इस टाइप से क्रॉस सेक्शन दिखेगा। आप सामने से देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा? आपको विड्थ दिखेगा और कैपिटल डेप्थ दिखेगा, यानी कि टोटल डेप्थ दिखेगा। इसके अलावा इफेक्टिव डेप्थ दिखेगा, उसके अलावा उसके अंदर में कितने नंबर ऑफ स्टील्स है ये दिखेगी। ठीक है, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन नहीं है, इसको सेक्शन कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है हमारा, इस सेक्शन में यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है। क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। जो एनए आप देख रहे हैं यहाँ पे, एनए, ये क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के बारे में मैंने मॉक में पढ़ाया था। न्यूट्रल एक्सिस वैसा एक्सिस होता है जो पूरे सेक्शन को, जो हमारा सेक्शन है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये चलिए देखिए, तो न्यूट्रल एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में हम लोगों ने देखा, अब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होता है कॉम्प्रेशन जोन होता है, नीचे टेंशन जोन होता है। और ये मैंने बताया था कि हमेशा हम टेंशन जोन में जो है नंबर ऑफ स्टील को प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि टेंशन जोन में हमारा कॉन्क्रीट क्या होता है? वीक होता है, और हमें वहाँ पे जरूरत होती है कॉन्क्रीट को मजबूत करने की टेंशन में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्रेशन में कॉन्क्रीट जो है काफ़ी मजबूत है, पर टेंशन में काफ़ी वीक होता है। उस टेंसाइल लोड को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टील को इम्बेड करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी इम्बेड द स्टील है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसको ट्रांसफॉर्म सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है, जिसके कॉन्सेप्ट जो है मैंने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। कैसे कन्वर्ट किया गया ये मैंने बहुत ही डिटेल से मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। सो दैट इज इक्विवेलेंट सेक्शन और इन टर्म ऑफ कॉन्क्रीट। जो भी सेक्शन है, जब ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे कॉन्क्रीट के सेक्शन को यहाँ पे कॉन्क्रीट के सेक्शन उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, कॉन्क्रीट के टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट सेक्शन। ठीक है, अगर एरिया के टर्म में बात करें तो मैंने बताया था कि जो एरिया ऑफ स्टील है अगर उसमें मॉड्यूलर रेशियो से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जहाँ पे आप देख रहे हैं m × AST, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म ऑफ एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, मतलब अगर एरिया ऑफ स्टील को अगर एरिया ऑफ कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, तो एरिया ऑफ स्टील में हम मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और स्ट्रेस के केस में क्या करते हैं, मॉडल से डिवाइड कर देते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर से हमारा ऑब्जर्वेशन आया था। ओके, अब देखिए, अब ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल डी, इसको कहा जाता है इफेक्टिव डेप्थ। स्मॉल डी को क्या कहा जाता है, इफेक्टिव डेप्थ। वो कौन सा डेप्थ होता है, टॉप मोस्ट कंप्रेशन जोन के टॉप मोस्ट से लेकर के स्टील के सेंटर तक, ठीक है, स्टील वाला जो पार्ट दिख रहा है इसके सेंटर तक, मतलब कंप्रेशन जोन के टॉप सेक्शन से लेकर के स्टील के सेंटर तक का डिस्टेंस को कहा जाता है इफेक्टिव डेप्थ, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल डी। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको कहा जाता है क्लियर कवर। ये कवर छोड़ा जाता है क्योंकि ये जो स्टील है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए इस एटमोस्फेयर के, ताकि अगर कोई भी स्टील मान लो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगा एटमोस्फेयर में, तो क्या होगा, यहाँ पे रस्टिंग के चांसेस होंगे। और स्टील के अंदर मान लो वेदर कंडीशन इफेक्टेड होता है, रेनिंग होती है, तो क्या होती है, टोटल जो स्टील है रेन के कॉन्टेक्ट में आकर के रस्ट हो जाएगा, जिससे सारा जो कॉन्क्रीट है हमारा क्रैक कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम स्टील में क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, स्टील हमेशा इस सेक्शन से कुछ डिस्टेंस पे, इसी को कहा जाता है क्लियर कवर। ठीक है, हमेशा हम कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चाहे वो बीम बना रहे हैं हम, चाहे स्लैब बना रहे हैं, चाहे कोई भी आरसीसी सेक्शन हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हमेशा हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम हमेशा रिइंफोर्समेंट को कवर प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारा रिइंफोर्समेंट है डायरेक्टली इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन में ना आए। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो एरिया है, ऊपर वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये कहा गया बी इंटू एन। क्या क्या है, बी इंटू एन, स्मॉल बी इंटू एन। बी क्या है, हमारा विड्थ ऑफ दी सेक्शन। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और एन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ये जो एन दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ठीक है, स्मॉल एन, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए केडी से। किससे, केडी से। केडी क्या है, जहाँ पे के क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है। के क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। के इज व्हाट, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी वहाँ पे क्या है, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, के क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। डी हो गया, स्मॉल डी हो गया इफेक्टिव डेप्थ। कैपिटल डी हो गया व्हाट, टोटल डेप्थ। स्मॉल एन हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एएसटी क्या हो गया, एरिया ऑफ स्केल। और एम स्मॉल एम क्या हो गया, मॉडुलर रेशियो। ठीक है, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे वहाँ भी इन सारी चीज को आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि के क्या है, एम क्या है, एएसटी क्या है, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है। ठीक है, क्योंकि इस लेवल में आने के बाद आप यहाँ पे फाइनल ईयर में हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आप बिल्कुल फाइनल ईयर में हैं, अब क्या करना है नहीं करना है दैट डिसाइड कि आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप अपने आप को बेटर से बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अब हर चीज़ें आपको बताई नहीं जाएंगी, क्योंकि अब आप एक्सट्रीम लेवल में, अब फाइनल ईयर में, अब आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने आप को स्टडी में न्यू प्लान करना है, क्या क्या करना है, आप खुद से करें। ठीक है, बाकी चीज़ों कॉन्सेप्ट देने के लिए है यहाँ। ठीक है, तो जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आप शॉर्ट नोट बना कर स्मॉल बी क्या है, विड्थ है, स्मॉल एन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, ये सब अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ अब नहीं लिखी जाएंगी आपको। ठीक है, सो यहाँ पे अब यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम है। याद रखिए कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर में पढ़ रहे हैं। डोंट कंफ्यूज विद द लिमिट स्ट्रेस मेथड। आई विल डिस्कस लेटर अबाउट द लिमिट स्ट्रेस मेथड इन द अपकमिंग चैप्टर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक टाइलन थी, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट या स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेन इन स्टील, स्ट्रेन है, सॉरी, ये दोनों क्या है, ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, स्ट्रेन इन स्टील। ठीक है, अब इसके बगल में जो स्ट्रेस डायग्राम देखिए काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रेस डायग्राम को देख रहे हैं। मैं स्ट्रेस डायग्राम को दिखाने के लिए इतना सारे ये चीजें बता रहा हूँ बात। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे जाने के बाद में जो आप देख रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस से क्रॉस करके इस तरीके से ऐसे होता है। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज है। अब स्ट्रेस डायग्राम जो बना है ऊपर में देख रहे हैं आप, यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो स्मॉल एन है या न्यूट्रल एक्सिस, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, अब यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन ऊपर वाले जोन में, और कंप्रेशन वाले जोन में कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पे कैपिटल सी से जो दिखाया गया है, ये कंप्रेसिव फोर्स है। अब हम कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर आपको स्ट्रेस पता हो और आपको एरिया पता हो, तो आप हमेशा आसानी से निकाल सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस को। ठीक है, यानी सॉरी कंप्रेसिव फोर्स को। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस पता हो और एरिया पता हो, तो कंप्रेसिव फोर्स को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझते हैं आपको। यहाँ पे ऊपर में स्ट्रेस कितना है, सिग्मा CBC, ये स्ट्रेस है, ये क्या है, स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन। क्या है, कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन, सिग्मा CBC, मतलब ये BC जो है बेंडिंग और C से कंप्रेशन, सिग्मा C से क्या हो गया, कंप्रेशन। यानी कि जो सिग्मा है वो बेंडिंग कॉम्प्रेशन में स्ट्रेस है। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है सिग्मा CBC से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे स्ट्रेस पता है, सिग्मा CBC सबसे टॉप पे, और यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है। ठीक है, तो पहले आप एवरेज स्ट्रेस को एवरेज करते हैं, स्ट्रेस को क्या करते हैं, एवरेज करते हैं, यानी सिग्मा
EBC प्लस यहाँ पे स्ट्रेस कितना है 0 है डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारा स्ट्रेस एवरेज हो गया इनटू, अब हमको क्या करना है एरिया से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है एरिया से, तो आपको यहाँ पे एरिया पता है, ये वाला ब्रिज कितना है B है, ठीक है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है n है, न्यूट्रल एक्सिस तक n है, यानी B इंटू n, ठीक है, यानी सिग्मा CBC प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी एवरेज ऑफ स्ट्रेस इंटू एरिया DN। जब इसको सोल्यूशन करेंगे आप तो ये पाएंगे आप 1/2 सिग्मा CBC इंटू B इंटू n, यही चीज यहाँ पे क्या किया गया है लिखा गया है, ठीक है, 1/2 सिग्मा CBC इंटू BN। ये कहाँ से आपको समझ में आ गया, पहले आपको स्ट्रेस को एवरेज कर देना है इंटू, फिर एरिया से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया तो मैं रब कर रहा हूँ अभी, ठीक है, फिर आगे मैं कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉम्प्रेसिव फोर्स निकालना आ गया, कैसे निकालना आ गया, एवरेज स्ट्रेस कर देना और एरिया से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये जो फोर्स है ये कहाँ पे लगेगा, ये मैंने आपको बताया था पहले कि कोई भी ये जो फोर्स है ये लगता है हमेशा कहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ये जो फोर्स यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये हमेशा आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में यहाँ पे जो स्ट्रेस एक्ट होता है, तो ये फोर्स जो एक्ट होता है हमेशा सीधी एक्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। मैंने आपको बताया था कि देखो ये वाला अगर n है, टोटल डिस्टेंस n है, मैंने बताया था कि हमेशा 90 डिग्री के स्पैन से 1/3 ऑफ n लगता है, कितना पे 1/3 ऑफ n। आपको पता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, अगर ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल का सेंस कितना पे होता है, अगर b है और अगर ये d है डेप्थ तो d/2 पे होता है, ठीक है। इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के स्पैन से, ये 90 डिग्री के स्पैन से 1/3 ऑफ n पे होगा और इधर से निकालेंगे तो कितना होगा 2/3 ऑफ n पे होगा, लेकिन हमको यहाँ से चाहिए इसलिए 1/3 ऑफ n पे लिखा गया, यानी n/3 पे, यानी ये जो फोर्स लग रहा है कितना पे लग रहा है 1/3 ऑफ n पे, यानी n/3 पे लग रहा है, ठीक है। हर एक टर्म को आपको समझना है, या आरसीसी है बिल्कुल, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन टर्म को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये तो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगी, अब यहाँ पे उतना ही टेंसाइल फोर्स लग रहा है तभी तो बैलेंस होगा ना, तो टेंसाइल फोर्स कितना ही कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको देखिए स्ट्रेसेस इन स्टील सिग्मा ST, ये क्या पता है आपको, स्ट्रेसेस इन स्टील और आपको एरिया ऑफ स्टील पता हो तो सिग्मा ST को ST से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे आप तो आपको क्या निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा क्या टेंसाइल फोर्स, यानी अगर स्टील में कोई स्ट्रेस पता है और एरिया ऑफ स्टील पता है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपको टी निकल जाएगा। स्ट्रेस इनटू एरिया इक्वल टू व्हाट फोर्स, तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स है T बराबर सिग्मा ST इनटू AST, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन में सिग्मा CBC से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब नीचे में देखिए, नीचे में यहाँ पे ये जो है ट्रांसफॉर्म सेक्शन है, मतलब ये जो स्टील है इसको इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया इन टर्म ऑफ कंक्रीट। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था जब भी हम वहाँ पे स्ट्रेस निकालेंगे तो स्ट्रेसेस ऑफ स्टील में मॉड्यूलर एरिया से डिवाइड कर देंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है फ्रॉम लास्ट ऑब्जर्वेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें स्टील के लेवल में स्ट्रेस निकालना है इन टर्म ऑफ कॉन्क्रीट देन वी डिवाइड द स्ट्रेसेस इन स्टील डिवाइड बाई मॉड्यूलर रेशियो, यानी मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिग्मा ST/m यहाँ पे स्ट्रेस लेवल में लिखा गया क्योंकि ये स्ट्रेस डायग्राम है, ओके। तो ये चीज आपको ड्रॉ करना क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बिल्कुल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी फिगर में हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अब देखिए ये जो कॉम्प्रेसिव फोर्स दिख रहा है आपको कैपिटल C से और यहाँ पे टेंसाइल फोर्स दिख रहा है ये T से, ठीक है। अब इस दोनों के बीच की दूरी को कहा जाता है लीवर आर्म, क्या कहा जाता है स्टूडेंट, लीवर आर्म, लीवर आर्म, ठीक है। अब ये लीवर आर्म जो है इसको डिनोट किया जाता है A से, किससे, A से, और A बराबर लिखा गया है J इंटू डी, क्या लिखा गया है A बराबर J इंटू डी, ठीक है। अब ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो देखिए यहाँ से लेकर के टॉप मोस्ट आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी स्टील के मिडिल तक ये कितना है, स्मॉल डी है, कितना है स्टूडेंट, स्मॉल डी है, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, n/12 है। तो अगर आपको लीवर आर्म वाला डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो, लीवर आर्म वाला डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो यहाँ पे, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस, यही डिस्टेंस लीवर आर्म है, टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स की दूरी, तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, इट्स वेरी इजी। टोटल आप इफेक्टिव डेप्थ में से ये वाला n/3 घटा दीजिए आप, माइनस n/3, तो क्या हो जाएगा d माइनस n/3 इज द लीवर आर्म, दैट्स व्हाई रिटन है A बराबर J इंटू डी इज इक्वल टू d माइनस n/3। देखिए मैं आपको हर एक टर्म के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, तो आप भी बिल्कुल प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसे डिटेल्स में समझें, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की, अगर आप इस सब्जेक्ट को समझने में अगर
थोड़ा भी आपको दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल मैं जब लाइव आता हूँ प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बाद में आपको बिल्कुल फील्ड में भी दिक्कत हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट में काम करते हैं वहाँ भी दिक्कत है, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वहाँ भी दिक्कत है, ठीक है। बिल्कुल ये चीज़ें बेसिक्स हैं और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, मैंने अभी जो भी डिस्कस किया 5-7 मिनट के अंदर में एनालिसिस ऑफ सिमिलर रिपोर्ट की। मैं चाहता तो एक एक वर्ड करके सीधे बताते हुए आगे भी बढ़ सकता था, मैंने बिल्कुल इसे डिटेल में समझाया तभी, ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सेक्शन, इक्विवेलेंट सेक्शन, स्ट्रेन डायग्राम और डिस्टेंस डायग्राम में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। अब हम स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट स्टील कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम देख लेते हैं। अब जब आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा देख करके डायग्राम, लेकिन पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट अभी समझ में आ रहा है कि ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और ये यहाँ पे इफेक्टिव कवर है कॉन्क्रीट के सेंटर से लेकर, तो स्टील के सेंटर से लेकर नीचे वाला तक इफेक्टिव कवर है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये स्मॉल डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, मतलब टॉप मोस्ट कंप्रेसर से लेकर के स्टील के सेंटर तक, और बी क्या है, ये बी क्या है, बिल्ड है, ठीक है। एन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, स्मॉल डी माइनस एन यानी कि न्यूट्रल एक्सिस लेकर के स्टील के सेंटर तक का है, या भी निकाल सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पार्ट दिख रहा है ये केडी है, ठीक है, और ये सिग्मा सी है, स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन, ठीक है। ये स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन है, नॉट परमिसिबल, ये स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन, ये परमिसिबल, ये स्ट्रेसेस इन टेंशन यानी स्ट्रेसेस इन स्टील, ठीक है, ऊपर वाले स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है डी माइनस के डी, ये आप बिल्कुल ज्योमेट्री से अगर यहाँ से यहाँ तक के डी है, टोटल डिस्टेंस डी है, तो डी माइनस के डी करेंगे तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी में एक सेक्शन को कंसिडर किया गया जिसका विड्थ डी है और डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी है, और न्यूट्रल एक्सिस स्मॉल एन है, और स्ट्रेसेस इन कंक्रीट सिग्मा सी है, और स्ट्रेसेस इन स्टील सिग्मा एस है। यही चीजें यहाँ पे ये लिखी गई, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्रिक से, अब देखिए किससे, ज्योमेट्रिक से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करें, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, उसके साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा सी डिवाइडेड बाई में ये वाला एन, सिग्मा सी डिवाइडेड बाई में एन डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी हम स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं इन टर्म ऑफ स्टील बात कर रहे हैं, इन टर्म ऑफ कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं, तो सिग्मा एस क्या है, स्ट्रेसेस इन स्टील है, अगर हम इसको मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इन टर्म ऑफ कॉन्क्रीट निकल जाएगा, ओके। तो दैट्स व्हाई यहाँ सिग्मा एस बाई एन हो गया, यहाँ का ये वाला साइड, और ये वाला फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, डी माइनस एन, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिए, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, और सिमिलर ट्रायंगल के साइड हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं एज पर प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सिग्मा सी और ये वाला साइड हो गया, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, ऊपर वाले ट्रायंगल्स का ट्रायंगल नंबर यानी ये वाले ट्रायंगल्स का इसके साइड प्रोपोर्शनल हो गए, तो ये ट्रायंगल 2 इसके भी साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहाँ सिग्मा एस बाई एम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिग्मा एस स्ट्रेसेस इन स्टील है, ठीक है, लेकिन इन टर्म ऑफ कॉन्क्रीट लिखना है, इससे सिग्मा एस बाई एम हो गया, फिर उसके बाद में ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है, डी माइनस एन है, दैट्स व्हाई रिटेन है सिग्मा एस बाई एम बाई डी बाई एम। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ये टर्म आएगा एम सिग्मा सी डिवाइड बाई सिग्मा एस बराबर एन बाई डी माइनस एन। इसको आपको सॉल्व करेंगे तो आसानी से निकल जाएगी, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे परमिसिबल की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया स्ट्रेसेस, अब परमिसिबल की बात की जा रही है। देखिए स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट दो अलग चीजें हैं। परमिसिबल मतलब हम उतना ही परमिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और सिग्मा सी मतलब जो जितना उसके पास है कैपेसिटी, ठीक है, और परमिसिबल मतलब जितना हम परमिट कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे मान लो 200 न्यूटन पर एम इसकी स्ट्रेसेस है और हम परमिसिबल मान रहे हैं 190 या 180, ये परमिसिबल होगी, परमिसिबल हमेशा उससे कम है, ठीक है। तो देखिए, अब अगर परमिसिबल स्ट्रेस के टर्म में अगर बात करें तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिग्मा सी की जगह पर सिग्मा क्या कर देना है, सीबीसी कर देना है, ठीक है। तो हम कन्वर्ट करिए परमिसिबल स्ट्रेस के टर्म में, तो एम इंटू सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाई सिग्मा एस टी, ठीक है, फिर एन डिवाइड बाई डी माइनस एन, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था एन को न्यूट्रल एक्सिस को हम लिख सकते हैं के इंटू डी, न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो एनसी है उसको हम लिख सकते हैं क्या, के इंटू डी। मैंने आपको बताया था जहाँ पे के क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है, ठीक है। तो हम जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे के इंटू डी से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम इंटू सिग्मा सी बी सी सिग्मा सी एज इट इज रह जाएगा, फिर एन यहाँ पे है, एन की जगह पे यहाँ पे के डी हो जाएगा, इनके डिनोमिनेटर में भी है तो इनकी जगह पे यहाँ पे के डी हो जाएगा, पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, एक इक्वेशन यहाँ पे निकल जाएगा, एम सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी बराबर के डी डिवाइडेड डी माइनस के डी, ठीक है।
अब जब यहाँ पे पूरे टर्म को आप रीअरेंज करेंगे, जब सॉल्व करेंगे आप रीअरेंज करने के बाद में, तो यहाँ आप पाएंगे k इज इक्वल टू यहाँ पे टर्म आएगा। काफी इजी है सॉल्व करना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत होगा। अब इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या होगा, ये जो फॉर्मूला बन करके आएगा m सिग्मा सी बी से डिवाइड बाई m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ये k की वैल्यू आएंगी। आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं, काफी इजी है। यहाँ पे कर सकते हैं, d कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर में k बच जाएगा डिवाइड बाई d इंटू यहाँ पे 1 माइनस k हो जाएगा, तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में, तो आपका ये k बराबर m इंटू सिग्मा सी जी सी डिवाइड बाई m इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, काफी इजी है, मुझे लगता है कि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m की वैल्यू जो है, मॉडल रेशियो की वैल्यू अगर हम पुट करें 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी, ये कहाँ से आया है, ये एज पर क्या है इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000, जहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू यानी मॉडल रेशियो की वैल्यू 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू हो गई, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर हम m की जगह पे 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी पुट करें यहाँ पे m की जगह पे, तो क्या लिख सकते हैं 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी, तो 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी इंटू सिग्मा सी बी सी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 280 बाई क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो 280 बाई 3 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे सिग्मा एस टी एज इट इज बच जाएगा। तो यहाँ से आप न्यूक्लियर डेप्थ फैक्टर की वैल्यू 280 बाई 3 डिवाइड बाई 280 बाई 3 प्लस सिग्मा एस टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेना कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, मुझे लगता है कि आपको ऊपर में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है अभी, किस तरीके से हम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर को निकाल रहे हैं, क्या न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, क्या लीवर आर्म है, इन सारी चीज़ को मुझे लगता है कि आप गेट कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पे एक डायमेंशन निकालने के लिए एरिया इन टर्म ऑफ एरिया पे स्केल वेक्टर में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 2 मिनट और लगेगा। सो डायमेंशन ऑफ द बीम एंड एरिया ऑफ स्टील आर नॉट। अगर डायमेंशन ऑफ बीम आपको पता है और एरिया ऑफ स्टील पता है, तो आप किस तरीके से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये एक तरीका है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मोमेंट ऑफ कॉम्प्रेसिव एरिया में अगर आपको मोमेंट निकालना है तो एरिया इन कॉम्प्रेशन में जो एरिया है, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ कॉम्प्रेसिव एरिया एंड न्यूट्रल एक्सिस। मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ। तो एरिया इन कॉम्प्रेशन हो गया बी टू ए एन, और ये जो न्यूट्रल एक्सिस और कॉम्प्रेशन जो फोर्सेस है उस दोनों के बीच का जो सीजी है ये हो गया n बाई 2, तो बी एन इंटू एन बाई 2 हो गया बी एन स्क्वायर बाई 2। तो इस टर्म को आप एक यहाँ फिगर से समझें, ये ज़्यादा ईजी हो पाएगा, है ना। यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना है बी इंटू एन। ठीक है, अब आप इसके सीजी की बात करते हैं, तो सीजी कहाँ प्लेस करेगा, ये एन है, इसका सीजी कहाँ प्लेस करेगा एन बाई 2 पे, तो एन बाई 2, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉम्प्रेसिव फोर्स बी इंटू एन स्क्वायर बाई 2 या 1 बाई 2 इंटू बी इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ये कॉम्प्रेसिव फोर्स हो गया। ठीक है, अब अगर हम टेंसाइल फोर्स की बात करें, तो टेंसाइल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, मैंने बताया था आपको एक चीज़ कि अगर हम स्टील के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया निकालें इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट, तो हम हमेशा एरिया ऑफ स्टील में क्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम से किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम एरिया ऑफ स्टील को इन टर्म ऑफ कंक्रीट निकालते हैं। और इसी टर्म में निकालना भी है, क्योंकि हमेशा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमेशा हमको इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमको स्टील के एरिया को किसमें, कंक्रीट के एरिया के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। एम इंटू ए एस टी हो गया यहाँ पे एरिया। अब देखिए आपको फिर यहाँ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके सीजी से, तो सीजी कितना हो गया डी माइनस एन, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसी को नीचे जो है नीचे लिखा गया है, तो वहां मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही चीज मैंने बताया था, मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया इक्विवेलेंट टेंसाइल एरिया एम इंटू एस टी मैंने बताया, एस टी में एम से मल्टीप्लाई कर दिए, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से जो रिइंफोर्समेंट हमारा है उसमें वहां तक डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मैंने बताया था ना, स्टील का जो सेंटर है यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, डी माइनस कितना था, एन था। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे स्टील का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, डी माइनस एन था, जिसमें मैंने फिगर ऊपर बताया, तो एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन। ठीक है, अब देखिए ये बैलेंस कब होगा, जब हमारा कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है टेंसाइल जो मोमेंट आ रहा है कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण और जो मोमेंट आ रहा है टेंसाइल एरिया के कारण, दोनों को अगर हम इक्वेट करते तो क्या होगा, हमारा
जो फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एक बार यहाँ फिगर पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो मैंने आपको बताया पहले अभी, यहाँ पे कैसे आपने किया, यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, m इंटू ए एफ टी। ठीक है, और ये डिस्टेंस देखिए न्यूट्रल एक्सिस से लेकर के स्टील के सेंटर तक, तो टी माइनस एन। ठीक है, ये आपको निकल गया टेंसाइल एरिया के कारण जो मूवमेंट आ रहा है। कॉम्प्रेसिव कारण कैसे मैंने बताया, पी इंटू एन, और यहाँ पे सी जी यहाँ पे लाइक करेगा पी इंटू एन इंटू एन बाई टू। तो इसको जब आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलेगा, यानी कि जो कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा है और जो टेंसाइल फोर्स के कारण जो मूवमेंट आ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तभी जाकर के हमारा बीम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो इसी के लिए यहाँ पे दोनों फोर्स को यहाँ पे बैलेंस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स यानी बी एन स्क्वायर बाई 2 बराबर एम इंटू एस टी डी माइनस एन। ठीक है, इट इज द क्वालिटी इक्वेशन विच विल गिव द वैल्यू ऑफ एन। ये क्वालिटी इक्वेशन है जिससे हमें किसकी वैल्यू निकलेगी, एन की वैल्यू, यानी न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू निकलेगी। आउट ऑफ दिस टू वैल्यू ओनली वन वैल्यू दैट इज पॉजिटिव एंड इज पॉसिबल। इसमें से दो वैल्यू आएंगे, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा एन की वैल्यू होगी, यानी न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से न्यूट्रल एक्सिस को निकाला गया है और किस तरीके से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम की सहायता से हम लोगों ने के की वैल्यू यानी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। और जो भी टर्म एसोसिएटेड थे आपके इस प्रॉपर टॉपिक से मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं आपको डाउट होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे और वहाँ पे जो भी आपका एक डाउट यानी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का डाउट या फिर किस तरीके से हम न्यूट्रल एक्सिस जेड को नोटिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप हर चीज़ पूछ बिल्कुल डिटेल्स में। ठीक है, तो उन सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा आपका। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप इससे पहले वाले लेक्चर भी आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इसकी वीडियो, इसके पीडीएफ नोट्स जो है काफ़ी जल्दी आपके पास अवेलेबल होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, पढ़ते रहिए अच्छे से। गॉड ब्लेस यू ऑल।